को भी युद्ध के लिए सज्ज करने की तैयारी शुरू कर दी। और इसके बाद हम आपको पाकिस्तान का हाल दिखाएंगे। भारत के लोग युद्ध के लिए जितने बेताब हैं, उससे ज्यादा बेचैन पाकिस्तान के लोग हैं। और इनमें कुछ पाकिस्तानी तो ऐसे हैं जो इस जंग में जन्नत की राह तलाश रहे हैं। अब पाकिस्तान में दुआएं हो रही हैं कि मोदी जी पाकिस्तान पर हमला करें और उनके जन्नत जाने का जरिया बने। पाकिस्तान एक मंत्री ने कहा कि एक ना एक दिन तो मरना ही है, और अगर ऐसे में नरेंद्र मोदी से उन्हें जन्नत मिलती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और मेरी एआई वर्जन भी पाकिस्तान से ही जुड़ी खबर आज आपको बताए। अंजना, पहलगांव हमले के बाद से पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिर चुका है। उसे हर दिन भारत के हमले का डर सता रहा है। कमजोर और डरपोक पाकिस्तान को जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो मजहब की दुहाई देकर मुस्लिम देशों से मदद मांग रहा है। पहले पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म के नाम पर लोगों की जान ली, और अब पाकिस्तान धर्म के नाम पर तुर्की के आगे हाथ फैला रहा है। अब एक दिन पहले तुर्की ने अपना एक युद्धपोत कराची पोर्ट पर भेजा है। हालांकि दोनों ही देश इसे सिर्फ समुद्री सहयोग बढ़ाने का प्रयास बता रहे हैं। आज ब्लैक एंड व्हाइट में बात सबसे पहले उस सवाल की करेंगे जिसका जवाब इस वक्त देश के 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं, और वो सवाल है, पाकिस्तान से बदला लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। अब देखिए, पहलगांव अटैक को पूरे 2 हफ्ते हो गए। आज 14वां दिन है। इन 14 दिनों में सिर्फ बैठकें हुई हैं, बड़ी बड़ी बैठकें, डिप्लोमेटिक एक्शन, पाकिस्तान का पानी रोकने पर एक्शन हुआ, पाकिस्तान का पैसा बंद करने पर भी बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 26 निर्दोष लोगों के हत्यारे पर सीधा हमला कब होगा। भारत पाकिस्तान पर अटैक कब करेगा। भारत की सेना लाहौर इस्लामाबाद का रुख कब करेगी। इंडियन एयरफोर्स के जेट पाकिस्तान मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस को निशाना कब बनाएंगे। ये देश की मंशा है, देश यही चाहता है, लेकिन ये कब होगा इसका इंतजार है। इस वक्त तो फिलहाल बस देश में एक ही नैरेटिव चल रहा है कि जनता बदला चाहती है। देशवासियों का ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि आतंकवादियों ने बहुत बड़ी चुनौती दी है। धर्म पूछ पूछ कर लोगों को सिर पर करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी है। इसलिए हर कोई अब बस एक ही बात चाहता है, इस बार कार्रवाई हो, ताकि पाकिस्तान के आतंकियों को न सिर्फ इस बार के लिए सबक मिले, बल्कि उनकी फौज की भी 7 पुश्तें याद रखे। और देश का भी यही दबाव है। देशवासी इसीलिए अधीर हो रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों अगर आप देखिए तो दोनों बार, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक हो उरी के बाद या फिर पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, इस वक्त तक स्ट्राइक हो चुकी थी। इसीलिए इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार की स्ट्राइक कब होगी, कितनी बड़ी होगी। 18 सितंबर 2016 को फिर से हम आपको बता रहे हैं, उरी अटैक हुआ था। भारतीय सेना ने 10 दिनों के बाद 28 सितंबर 2016 को पीएके में सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी। सरहद पार सेना ने 38 आतंकी 2 पाकिस्तानी सैनिकों को सर्जिकल स्ट्राइक में मार गिराया। इसी तरह से 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक हुआ था। 12 दिन के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स कर दी थी। आतंकवादियों के कैंप ध्वस्त कर दिए थे। 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इसीलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं कि अब की बार तो वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। सेना की तरफ से स्ट्राइक कब होगी। जानकार मान रहे हैं कि अगर इस बार ज्यादा वक्त लिया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से बड़ा कुछ होने वाला है। इस बार पाकिस्तान ने वो गुनाह किया है जिसकी सजा किसी स्ट्राइक से तय नहीं होगी, बल्कि कोई बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन वो एक्शन क्या होगा और वो एक्शन होगा कब, यही तो तय होना है, क्योंकि एक्शन तो होना है और 100% होना है। सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है, लगातार यही संदेश है, हर स्तर पर पहलगांव का बदला लिया जाएगा और ऐसा लिया जाएगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं।
उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। सरकार तो साफ कह रही है कि बदला तो होकर रहेगा, लेकिन बस थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है, लेकिन युद्ध के लिए बहुत कुछ सोचकर चलना पड़ता है। सेना को हर तरह की तैयारी करके मैदान में उतरना पड़ता है। सेना अगर युद्ध की तैयारी करेगी तो फिर वो जीतने के लिए होगी, हारने के लिए नहीं। सेना अगर युद्ध की तैयारी करेगी तो हर एंगल को ध्यान में रखेगी, वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलेगी। और पाकिस्तान के साथ जो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि युद्ध आर पार का होगा, और फिर ऑप्शन न्यूक्लियर वॉर का भी है। युद्ध की स्थिति में सेना को हर फ्रंट पर देखना होगा कि इसमें अंत में क्या हो सकता है, इस पर हमारा लक्ष्य क्या है, हम इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। युद्ध अगर होगा तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर पर होगा। यानी कि हम राजस्थान और गुजरात की भी बात कर रहे हैं। यह भी सोचना होगा कि अगर युद्ध हुआ, ऐसी स्थिति आई, इंटरनेशनल खेमेबंदी कैसे होगी, यानी कि कौन सा देश किसे सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए कौन आएगा, कौन कौन से वो देश हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का साथ चीन देता है, तो ये भी देखना होगा कि अगर युद्ध हुआ तो क्या चीन भारत पर हमला कर सकता है। ये सब बातें आपको बिसात पर देखनी पड़ती है। ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही भारत कोई भी कार्रवाई करेगा। हड़बड़ी में लिया हुआ कोई भी कदम युद्ध कौशल पर भारी पड़ सकता है, और वैसे भी पाकिस्तान बिना कार्रवाई के ही अलग थलग पड़ चुका है। हम आपको बताएंगे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान की, अभी आप कहते हैं ना उसको नट बोल्ट कसना, चूड़ियां कस रहा है। पाकिस्तान को हर तरफ से मजबूर कर दिया गया है। असली युद्ध की जीत तो वही मानी जाती है जो बिना लड़े ही मिल जाती है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द, वाघा अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान के लिए एयरस्पेस की पाबंदी, पाकिस्तान हाई कमीशन से मिलिट्री एडवाइजर हटा देना। एक एक करके जितने कदम उठाए गए हैं वो सारे कदम हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन से मिलिट्री एडवाइजर हटा देना, पाकिस्तानी जहाजों की भारतीय बंदरगाहों पर एंट्री बंद, वो नहीं आ सकते। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा कैंसिल, पाकिस्तानी मीडिया यूट्यूब चैनल्स बैन, पाकिस्तानी नेता, क्रिकेटर, एक्टर, ट्विटर, इंस्टा, जो एक्स पे उनके पोस्ट होते थे, इंस्टाग्राम अकाउंट सब ब्लॉक। अब भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलने वाली पाकिस्तान की फंडिंग रोकने की भी कोशिश कर रहा है। इससे पहले IMF से मिलने वाली फंडिंग भी रोक रहा था। यानी चारों तरफ से चौतरफा तरीके से बहुत सारे स्तर पर स्ट्राइक्स हो रही है। इतनी कार्रवाई तो भारत की तरफ से हुई है, बस कड़ी कार्रवाई के तौर पर कोई मिलिट्री एक्शन का इंतजार है। ये बात सही है कि देश को मिलिट्री एक्शन की दरकार है और देश मिलिट्री एक्शन ही चाहता है। तैयारियां शुरू हो गई। जैसे कल पंजाब के फिरोजपुर में एक ब्लैकआउट ड्रिल की गई। रात को 9 से 9:30 बजे के बीच फिरोजपुर कैंट एरिया व सीमावर्ती गांवों में लाइट बंद कर दी गई। ये ड्रिल भी इसलिए हुई ताकि कल को अगर हमले की स्थिति हो तो रात को लाइटें बंद रहें, ताकि अगर पाकिस्तान कोई हमला करे तो उसे रात के अंधेरे में कुछ दिखे नहीं। और अब ऐसी ही ड्रिल पूरे देश में होने वाली है। दरअसल किसी भी, अगर आप देखें तो आपके टारगेट को लोकेट करना आसान होता है अगर तमाम लाइटें वहां पर जल रही हैं, लेकिन अगर पूरे इलाके में अंधेरा है तो फिर कई बार एक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है दुश्मन के मन में। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। राज्यों को कहा गया है कि वो सिविल डिफेंस की तैयारी करें, एयर रेड वार्निंग सायरन का इस्तेमाल करें।
ऐसा आपने अक्सर सुना होगा जब कहीं किसी दो मुल्कों के बीच में युद्ध होता है, और खासतौर पर रूस यूक्रेन में आपने देखा होगा इस तरह के सायरन आमतौर पर चौराहों में बजते थे जब भी आशंका होती थी कि फायरिंग होने वाली है। कल को अगर कोई संभावित हमला हो तो छात्रों, बाकी नागरिकों को इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उन्हें बचना कैसे है, पूरे शहर या गांव को ब्लैकआउट कैसे करना है, ये भी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस पर कैमोफ्लेजिंग कैसे करनी है। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर हमारे पास ऐसी सीक्रेट सेंसिटिव जगह है तो उसको हम कैसे ऐसी परिस्थिति या ऐसे रंगों में रंगे या किस तरह से कवर करें कि उनका लोकेशन खोजना मुश्किल हो, कैमोफ्लेजिंग हो, यानी कि उनको ऐसा रंग हो जाए कि वो पहचाने ना जाए। इसकी भी हमें तैयारी करनी है। तो आइए अब आपको बताते हैं, ये सब वर्स्ट केस सिनेरियो है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि सेना को तो हर तरह की तैयारी करनी है। सेना यही कर रही है। एक फ्रंट तो दूसरे फ्रंट पे तो कुछ नहीं हो सकता है, कई सारे फ्रंट है, सबको देखना है, एक एक बात की चिंता करनी है, अपने एक एक नागरिक के बारे में सोचना है, और सेना यही कर रही है। फिलहाल तो भारत की डिप्लोमेसी से, इन बाकी रणनीतियों से ही पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि वो अपने बिरादर मुल्कों को, आपने सही सुना, बिरादर मुल्क जो उनके हैं उनके पास घूम रहा है और सोच रहा है कि कहीं से कुछ तो जुगाड़ लग जाए, कोई जुगाड़ लगाकर भारत को हमले से रोक दे। बौखलाए हुए पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तो फिर क्या क्या करता है। आसिम मुनीर के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, पता नहीं कहां गायब है। आसिम मुनीर यानी पाक सेना का चीफ, जिसका आप वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ खुलकर भड़काता है, जिसे हाफिज मुनीर वहां कहा जाता है, मौलाना हाफिज मुनीर। आसिम मुनीर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, कहां है, कहां गायब है। कल पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया है कि आसिम मुनीर LOC पर गया है और वहां से वो अपने फौजियों का मनोबल बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा आसिम मुनीर का ऑडियो बयान जारी किया गया है जिसमें वो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अंग्रेजी में भाषण दे रहा है, अंग्रेजी में। Regardless of the multi-layered and multi-dimensional threat piled up against us, we stand united and reassured. Traditional or non-traditional, dynamic or proactive, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. अब सोचिए ये कैसा आर्मी चीफ है जो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अंग्रेजी में स्पीच दे रहा है, या फिर कोई पुराना इधर उधर का भाषण, उसका ऑडियो घुमाया जा रहा है। पाकिस्तान के कितने सैनिकों को अंग्रेजी आती होगी? जब ये आर्मी चीफ हाफिज आसिम मौलाना मुनीर सैनिकों को संबोधित कर रहा है तो उसका वीडियो बयान क्यों नहीं जारी किया गया, उसका ऑडियो बयान क्यों दिया गया? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान घबराया हुआ है, वो समझ चुका है कि अब भारत कुछ बड़ा तो करेगा और आसिम मुनीर का ठिकाना नहीं है। क्योंकि भारत की आप देखिए एक के बाद एक जितनी कार्रवाई हुई है, पानी वाली स्ट्राइक का असर दिखने लगा। ये चिनाब नदी है जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं, और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर की है। नदी की हालत देखिए। भारत ने अपनी तरफ से बगलिहार और सलाल डैम का पानी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से चिनाब का वाटर लेवल बहुत कम हो गया है, जल स्तर। देखिए मैं आपको दिखाती हूं, ये नदी पूरी तरह से सूख गई। नदी की तस्वीरें दिखाइए। सोचिए हमारे रिपोर्टर इस नदी के बीच आराम से उतर गए और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पत्थर दिखने लगे हैं। जब पानी, पहले की स्थिति आप देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग होता था। ये स्थिति है जब पानी रोका तो वाटर लेवल इतना कम हो गया कि नदी के किनारे पत्थर दिखाई दे रहे। और अब इस नदी में भरपूर पानी, देखिए पहले जो होता था, जब इस नदी में भरपूर पानी होता था तो देखिए इस नदी का क्या हाल होता था। ये तब की तस्वीरें हैं जब इस डैम से पानी छोड़ा जाता था। ये नॉर्मल दिनों की बात है। तब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द नहीं किया था, लेकिन अब भारत ने चेनाब का पानी सुखा दिया है। देखिए
ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले की स्थिति देखिए, मतलब लबालब पानी, और अब छोटे छोटे पत्थर कंकड़ भी दिखाई देने लगे हैं, ऐसा जल स्तर गिरा है। ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बिल्कुल पास में ही है और साथ ही में यहीं से नियंत्रण रेखा भी शुरू होती है। आप जरा कल्पना कीजिए कि कुछ दिन पहले यहाँ पर जल जो है, जिस स्थान पर इस समय मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी जल था। अमूमन देखिए आप आगे तक जल होता है, लेकिन चूंकि कल बगलिहार डैम और साथ ही में जो सलाल डैम है वहाँ पर पानी रोक दिया गया था, इसलिए पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो गया था और जो जल स्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था और इसीलिए हम यहाँ पर इस समय खड़े हो पा रहे हैं। अन्यथा अगर हम देखें अमूमन तो इस स्थान पर भी जल काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ मिट्टी भी आप देख सकते हैं ये गीली है। देख सकते हैं कि अब नाव भी इन नदियों में चलाई जा रही है। जो नाविक है यहाँ पर वो अब दोबारा अभी काम पर लौट आए हैं और कल हमने पाकिस्तान को दिखाया कि क्या होगा अगर हम इस जल को रोक देंगे। ये कड़ा संदेश था भारत की तरफ से कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार प्रायोजित करेगा तो हम उसका हुक्का पानी भी बंद कर सकते हैं और उसका प्रमाण हमने कल दिखाया। आज सुबह कुछ जल छोड़ा गया है बगलिहार से भी, सलाल से भी, इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिनाब नदी है इसका जल आ चुका है, लेकिन जो अमूमन जो यहाँ पर जल स्तर रहता है उससे ये काफ़ी कम है उसकी तुलना में, क्योंकि ये जो पूरा स्थान है यहाँ पर आप देखिए पत्थर ही पत्थर हमें दिख रहे हैं, गीली मिट्टी दिख रही है। तो यहाँ तक भी पानी आता था, प्रवाह होता था, लेकिन चूंकि कल पानी बंद कर दिया गया इसीलिए अभी भी यहाँ पर जल स्तर काफ़ी कम है। जो पहले जो बंटवारा हुआ था आबादी के लिहाज से देखा जाए, जनसंख्या के ही लिहाज से अगर देखा जाए, या जो हमारी ज़मीन है भूमि है उसके लिहाज से भी देखा जाए तो पाकिस्तान का 30% ही पानी बनता है। उस हिसाब से हमने ज़्यादा ही पानी दे दिया। हमारे लीडरों ने उन पर दिया कि और उस दिया को उन्होंने हमारी कमजोरी समझी। जो लोग अधीर हो रहे हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो ये पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, भारत अभी तक पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है, जरा उन्हें आज से 54 साल पहले की एक कहानी सुननी चाहिए। साल था 1971। पाकिस्तान के सैनिकों ने इस पाकिस्तान में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म करने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तानी सैनिक वहां जुल्मो सितम की इंतहा कर रहे थे और बांग्लादेश से हजारों की तादाद में जो रेफ्यूजी है वो भारत आ रहे थे। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से तंग आकर बांग्लादेशी अपना घर बार सब कुछ छोड़कर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम में शरण ले रहे थे। शरणार्थियों का यह बड़ा संकट बन गया था। इंदिरा गांधी पर घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरफ से दबाव बनने लगे थे। पाकिस्तान पर कार्रवाई का दबाव बन रहा था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने एक दिन तत्कालीन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ को बुलाया। इंदिरा चाहती थी कि पाकिस्तान पर तुरंत हमला हो जाए, लेकिन सैम मैनेक्शॉ ने युद्ध से इनकार कर दिया और इसकी वजह यह नहीं थी कि सैम मैनेक्शॉ डर गए थे या वो अपनी प्रधानमंत्री का आदेश नहीं मानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए तो तुरंत इनकार किया क्योंकि एक सैनिक युद्ध हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ता है। इसीलिए सैम मैनेक्शॉ ने यह सुनिश्चित किया कि जब भारत की सेना युद्ध में उतरे तो जीत भारत की ही। क्योंकि इंदिरा गांधी ने सैम मैनेक्शॉ को अप्रैल 1971 में युद्ध के लिए कहा था और अगर आप देखें तो मैनेक्शॉ ने कहा कि ना उनकी सेना तैयार है, ना ही मौसम इसके लिए अनुकूल है, फिर पाकिस्तान के साथ आर पार के युद्ध के लिए उन्हें समय चाहिए। तब तो हो सकता है कि इंदिरा गांधी ने भी ये सोचा हो कि मैनेक्शॉ शायद पीछे हट रहे हैं, लेकिन जब सेना तैयार हो गई, मौसम ठीक हो गया, दिसंबर में भारत ने आर पार का युद्ध कर दिया, विजय सुनिश्चित की। सुनिए, सबसे पहले आप सैम मैनेक्शॉ की ये बात सुनिए और ये ध्यान रखिए कि तुरंत युद्ध शुरू करना
किसी के चाहने से नहीं होता है, बल्कि ये सब कुछ सेना तय करती है, हालात और वक्त दोनों देख। And Mrs. Gandhi, in an awful temper, looked at me and read out messages from the Chief Minister of West Bengal that thousands of refugees have poured in, from the Chief Minister of Assam, the Chief Minister of Tripura. And she looked at me and said, "What are you doing about it?" "Nothing. What's it got to do with me?" She said, "I want you to do something." I said, "What do you want me to do?" She said, "I want you to march into East Pakistan." I said, "That means war." So she said, "I don't mind if it's war." So I said, "Oh, have you read the Bible? God said, 'Let there be light,' and there was light. And you say, 'Let there be war,' and there war. Are you ready?" "I certainly am not." Then I said, this was about 23rd of April. I said, "You know, the Himalayan passes are opening, and if the Chinese give us an ultimatum," and I said, "The monsoon will be breaking in a few days' time, and when it rains in that part of the world, it pours. Rivers become like oceans. If you stand on one bank, you can't see the other. My movement will be confined to roads. Because of climatic conditions, the Air Force will not be able to support me. And if I were to go in, I guarantee you 100% defeat." I said to Mrs. Gandhi, "Will you now give me your orders?" And then she, "All right, cabinet will meet again at 4 o'clock. So everybody started walking out, I being the junior one. A smile on my face as I was going out. She said, "Chief, stay behind." I said, "Prime Minister, before you open your mouth, shall I send in my resignation on grounds of health, mental or physical?" And she said, "Oh, sit down, Sam, tell me. Everything you told me is the truth." I said, "Yes, everything I've told you is the truth." I said, "It's my job to fight to win, not to lose." And she smiled at me. She said, "All right, Sam, you let me know when you're ready." सोचिए 1971 में भी भारतीय सेना को युद्ध की तैयारी करने और फिर पाकिस्तान पर हमला करने में 7 से 8 महीने उस वक्त लग गए थे। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि अभी भी इतना वक्त लगेगा, लेकिन हमें सेना की तैयारियों को सेना पर ही छोड़ना चाहिए। अब ऐसे में एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सेनाओं को खुली छूट दी है। उन्हें यह बता दिया है कि सरकार क्या चाहती है, अब कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, कहां करना है, यह सब कुछ सेना तय करेगी। इसीलिए सेना पर दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, सभी को इंतजार करना। लेकिन ये सब हमारे देश के विपक्ष को कहां नजर आता है। उन्हें तो अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। बात चाहे देश की हो, देश के दुश्मनों की हो, आतंकियों की हो, दुश्मन देश की हो, पाकिस्तान की हो, कुछ विपक्षी नेता ये तय करके चलते हैं कि उन्हें सरकार के साथ खड़ा ही नहीं होना है। और ऐसे में ये सवाल आता है, देखिए अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये चुनाव लड़ चुके हैं। 4.5 लाख से ऊपर वोट भी मिले हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। ये ऐसे वक्त पर जब हमारे 26 नागरिकों की जान गई है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, सेना तैयारी कर रही है, हमारे सैनिक कूच कर रहे हैं। और अजय राय ने इस युद्ध वाले माहौल में हेडलाइन बनाने के लिए बेजोड़ तरीका खोजा है। और अब शोध करने का विषय है कि आखिर ऐसे नायाब आइडिया इनको आते कहां से हैं। अजय राय की वायरल होने वाली रेसिपी है ये, बेजोड़ हेडलाइन के लिए, सुर्खियों में आने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि ये वीडियो जब वायरल होता है तो ये प्रोपेगेंडा पूरे विश्व में पहुंचता है। अजय राय वाराणसी के खिलौनों की मार्केट में गए, एक टॉय प्लेन खरीदा, उस पर लिखा रफाल। ये देखिए अच्छे से दिखा रहे हैं। और फिर सब्जी वाले से लिया नींबू, मिर्ची खरीद कर लाए। ये भी मुमकिन है कि वो मंगाए हों। फिर उसे धागे से बांधा
पूरा टाइम लगाया, उसे धागे से बांधा, इस टॉय प्लेन पर लटका दिया और उसके बाद बोलने लगे। नैरेटिव ये था कि भारत के रफाल फाइटर जेट से नींबू मिर्ची कब उतारेंगे और इसे पाकिस्तान के खिलाफ कब भेजोगे। सोचिए, ये लाइन कहने के लिए अजय राय ने इतना बड़ा ड्रामा किया। सरकार के एक्शन पर प्रश्न पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन अजय राय ने इतना बड़ा ड्रामा सिर्फ ये पूछने के लिए किया और रफाल विमान को ऐसे दिखाया, वो भी तब जब अजय राय के सुपर बॉस राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी से कह चुके हैं कि सरकार के साथ है, सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन करेगी। कांग्रेस पार्टी के ये नेता अपने ही बड़े नेताओं के बयानों पर पलीता लगा रहे हैं। नहीं तो अजय राय को आज ये ड्रामा करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। ये जो केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांधकर इसको खड़ा किया हुआ। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च। लिखे भी हैं राफेल। अरे राफेल है ये भाई, वैसे मंगाया गया है। हाँ, अंदर बैठे भी। आगे अमित शाह पीछे, आगे वो हैं मोदी जी, पीछे राजनाथ सिंह। अजय राय जी रफाल विमान को के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी यह सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। अब अजय राय के इस पूरे ड्रामे का नतीजा क्या हुआ है वो भी जल्दी से सुन लीजिए। पाकिस्तान के हीरो बन गए हैं। अजय राय ने इधर भारत के रफाल पर सवाल उठाए, ये सब लटकाया वटकाया, इतनी मेहनत की थी, उधर पाकिस्तानी मीडिया ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर अजय राय का ये स्टंट खूब बिक रहा है। ब्रेकिंग प्लेट बना बनाकर पाकिस्तानी चैनल चला रहे हैं कि भारत के कांग्रेस के नेता ने अपने ही देश के फाइटर जेट रफाल का मजाक उड़ाया, सवाल उठा दिए। शायद अजय राय यही चाहते हो, वो शायद पाकिस्तान में वायरल होना चाहते थे, नाम कमाना चाहते थे, हासिल हो गया। लेकिन सोचिए अगर उन्होंने इसी राफेल के जरिए एक संदेश दिया होता भारतीय सेना की तरफ से, तो फौजियों का भी हौसला बढ़ता, उनके परिवार वालों का भी। क्योंकि आप और हम जब युद्ध के बारे में इतना सोच रहे हैं तो उनके परिवार वाले भी इस वक्त क्या कुछ सोच रहे होंगे ये बताने की जरूरत नहीं। हर भारतीय की तरह पाकिस्तान भी यही सोच रहा है कि भारत हमला कब करेगा। हमले का यही डर पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान के जो सांसद हैं वो स्पेशल सेशन बुलाकर अपना डर एक दूसरे से बांट रहे हैं, और सांसद इतना डरे हुए हैं कि वो संसद में नहीं आना चाहते हैं। अच्छा, 5 बजे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। इस सेशन का मकसद पहलगांव हमले के बाद भारत की कार्रवाई पर चर्चा करना था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस चर्चा में बहुत ही कम संख्या में सांसदों ने हिस्सा लिया। खाली कुर्सियां बहुत सारी, फिर बीच बीच में एक एक दो फुल स्टॉप कॉमा की तरह बैठे हुए थे। सोचिए जिस मुद्दे पर अलग अलग मंच से पाकिस्तानी सांसद बड़ी बड़ी बयानबाजियां कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर जब चर्चा हुई तो पाकिस्तान के सांसद नदारत। कोई सांसद भारत और भारतीय सेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता था। पाकिस्तान के सांसदों को भी पता है कि भारत हमला करेगा ही करेगा। वो तो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यह हमला कब होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है। आप भी पाकिस्तान के मंत्रियों और नेताओं की दिखावटी बयानबाजियों पर मत जाइए। सच ये है कि पाकिस्तान के नेता हमले के खतरे से डर गए हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद हैं शेर अफजल खान मारवाल, जिनका कहना है कि अगर भारत ने हमला किया तो वो लड़ेंगे नहीं, इंग्लैंड भाग जाएंगे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा।
पाकिस्तानी सांसद की ये बात सुनकर आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात है। शेर अफजल खान जो बात कह रहे हैं वही पाकिस्तान का सच है। पाकिस्तान के नेता ही नहीं बल्कि उनके सैन्य अधिकारियों ने भी अपने परिवार को अलग अलग देशों में शिफ्ट कर दिया है। उन्हें पता है कि भारत से युद्ध हुआ तो 4 दिन के अंदर ही हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास भारत से लड़ने की क्षमता ही नहीं है। सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान के पास युद्ध के लिए 4 दिन का ही गोला बारूद बचा है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने पैसा कमाने के चक्कर में अपने हथियार यूक्रेन को बेच दिए। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका की एक कंपनी के साथ यूक्रेन को हथियार बेचने की डील की थी, और ये डील करीब 7,843 करोड़ रुपए की थी। पाकिस्तान 155 mm के तोप के गोले यूक्रेन को बेचे हैं, जिसे पाकिस्तान के पास अपनी M109 हौज़र तोप के लिए 155 mm के गोले पर्याप्त मात्रा में अब नहीं बचे हैं। पाकिस्तानी सेना को हथियार देने वाली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मशीनें पुरानी हो गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हथियार नहीं बन रहे हैं। इसीलिए 3 दिन पहले इस मुद्दे पर पाकिस्तान में स्पेशल कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में इस पर बहुत बहस हुई है। पाकिस्तानी सेना डरी हुई है कि बिना गोला बारूद के भारत से कैसे लड़ा जाए। पाकिस्तान में इस बात पर हंगामा मचा है कि आखिर उनकी सरकार ने यूक्रेन को अपने हथियार क्यों बेच दिए हैं। यूक्रेन को हथियार बेचना पाकिस्तान की मजबूरी थी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर ही अपना जो गोला बारूद यूक्रेन को बेचा था, और अब उसके पास अगर आप देखें तो भारत से युद्ध लड़ने लायक गोला बारूद ही नहीं बचा है। पैसा चाहिए था। अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान पर उनके जरिए यूक्रेन को हथियार बेचने का दबाव डाला था, ताकि उन्हें खुद के हथियार यूक्रेन को ना देने पड़े, और पाकिस्तान को ये लालच दिया गया कि अगर वो यूक्रेन को अपने हथियार बेचेगा तो उसे FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में, यानी आतंकवाद फैलाने वाले देश वाली लिस्ट में नाम था। 2022 आते आते रोध होके वहां से निकल गया। कर्ज में दबा हुआ पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा था, इसीलिए उसने अपने ज्यादातर गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिए हैं, और अब वो बुरी तरह से फंस गया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया था ना, और उसमें कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देता है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था अमेरिका ब्रिटेन नाम लेकर उन पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान उनके कहने पर डर्टी वर्क ऐसा काम करता है, आतंकवाद को पालता है, आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान को अमेरिका और ब्रिटेन पर दबाव डालने की कूटनीति समझा जा रहा था, वरना एक के बाद एक पाकिस्तान से ये ख्वाजा या फिर बिलावल ये क्यों बार बार याद दिला रहे हैं पूरी दुनिया को ओपन इंटरव्यू में कि हमने तो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी है, ताकि ये दोनों देश मिलकर भारत पर युद्ध शुरू ना करने का दबाव बनाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास युद्ध के लायक हथियार बचे ही नहीं है। पाकिस्तान की सेना इस बात से डरी हुई है कि अगर भारत में बड़ा युद्ध शुरू हुआ तो मात्र 96 घंटे में सरेंडर करना पड़ेगा, और अब तो उसके आर्थिक हालात भी ऐसे नहीं है कि वो दूसरे देशों से हथियार ही खरीद सके। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा युद्ध होता है तो युद्ध में एक दिन का खर्च 2100 करोड़ रुपए होगा। आप सोचिए, 2100 करोड़। आप सोचिए कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 32 लाख करोड़ रुपए है और उसका रक्षा बजट 66,315 करोड़ रुपए का है। वहीं पाकिस्तान की तुलना में देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था 336 लाख करोड़ रुपए, रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ रुपए, यानी पाकिस्तान से 10 टाइम्स 10 गुना। अब आप सोचिए कि जिस युद्ध का खर्च 2100 करोड़ रुपए प्रतिदिन होगा, वो खर्च पाकिस्तान जैसा बर्बाद देश कितने दिन उठा पाएगा। और अब तो युद्ध के खतरे की वजह से पाकिस्तान को हर दिन अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखने के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, और ये खर्च भी उसे भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान से हम 10 गुना ज्यादा हैं इस वक्त, 10 गुना, चाहे वो इकोनॉमिक देखा जाए, मिलिट्री देखा जाए, बाकी हालात में भी। और पाकिस्तान की अपनी खुद की हालत को देखिए, इस वक्त पॉलिटिकली बहुत डिफिकल्टी में है, बहुत मुश्किल पड़ रही है। फौज का मोराल भी नीचे है, क्योंकि जो उनको बलूचिस्तान में मार खानी पड़ी है या KPK एरिया में मार खानी पड़ी है, उसको भी देखा जाए, फाइनेंस देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, तो उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो 10-12 दिन से ज़्यादा लड़ाई कर सकें।
और ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे हित में हैं इस वक्त। तो बैलेंस जो है वो काफी फर्क का है। हमारा बैलेंस जो है उनसे कॉम्प्रिहेंसिव पावर बैलेंस हमारे पास ज्यादा है। 10 दिन टिक नहीं पाएगा। और आप जनरल वीपी मलिक को सुन रहे थे। इन्होंने ही करगिल के युद्ध में भारत को ऑपरेशन विजय के जरिए जीत दिलाई थी और पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था। देखिए, भारत से सीधे युद्ध का खतरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में अंदर ही अंदर एक बिखराव पैदा हो रहा है। पाकिस्तानी सेना मात्र दिखावे के लिए मिसाइलों का टेस्ट करती है, बीच बीच में असलियत में वो लोगों से निवाला छीनकर अपना पेट भरने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी जो सेना है वो अब पीओके की जो जनता है लूट कर उनको अपने घर का राशन भर रही है। ये तस्वीरें और ये रिपोर्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तानी सेना कितना गिर सकती है। पाकिस्तानी सेना ने अभी कुछ दिन पहले पीओके में जो लोग हैं उनसे कहा था कि वो कम से कम 2 महीने का राशन इकट्ठा कर ले। अब जो राशन लोगों ने इकट्ठा कर लिया, पाकिस्तानी सेना उसे ही लूट रही है। हालात ये है कि पाकिस्तानी सेना ने पीओके में मौजूद आटा अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तानी सेना के निर्देश पर पीओके में जितना भी आटा आया, राशन पहुंचा, वो आर्मी डिपो में जमा हो रहा है। अब देखिए आप, पीओके के लोग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। जब पाकिस्तानी सेना ने उन लोगों से राशन इकट्ठा करने के लिए कहा, तो फिर वो खुद सारा राशन अपने डिपो में क्यों भर रहा है? और पीओके के लोग इतने डरे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान सेना के कब्जे में सारा राशन होगा तो उनके लिए तो भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। आरोप यह है कि पाकिस्तानी सेना पीओके से राशन इकट्ठा करके पंजाब लेकर जा रही है। वहीं पर हैं इनके बड़े बड़े मकान, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में पंजाब और सिंध के लोगों का बोलबाला चलता है, सबसे ज्यादा पंजाब का। युद्ध के खतरे की वजह से वहां चर्चा है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान 2 से 4 दिन में निपट जाएगा। स्थिति यह है कि अब तो पाकिस्तान के इस्लामिक धर्मगुरु अलग अलग मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो इसे धर्म की लड़ाई ना माना जाए। पाकिस्तान के मौलाना चाहते हैं कि मुस्लिम युवा इस युद्ध में दखल ही ना दे। ये मस्जिद आप देखिए, ये लाल मस्जिद है। ये इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज गाजी ने अपनी एक तकरीर के दौरान लोगों से पूछा कि अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो कितने लोग पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। इस सवाल के जवाब में वहां मौजूद एक भी आदमी ने हाथ तक नहीं उठाया। ये देखकर मौलाना बोले कि लोग अब समझदार हो गए हैं। पाकिस्तान की ये वही मस्जिद है जो सरकार से टकराव को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। लाल मस्जिद कट्टरपंथ का भी गढ़ है और यहाँ के मौलाना पाकिस्तान में शरिया कानूनों की भी मांग करते रहे। अब युद्ध के हालात में इन मौलानाओं ने पाकिस्तान का समर्थन करने से इनकार कर दिया है खुलकर, जिससे पाकिस्तान के अंदर ही दरार पैदा हो गई है। पहले ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर धरने दे देकर थक कर मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगे। भारत से युद्ध के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान के लोग अपने ही देश की सरकार के खिलाफ हो गए हैं। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के एक मौलाना ने तो यहां तक कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे तो लोगों को भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना पर हमला कर देना चाहिए। इस मौलाना का कहना है कि पाकिस्तान ने पश्तून लोगों पर इतने जुल्म किए हैं कि उसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना का साथ देना ही चाहिए। पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मसमुम जच कल जेल कुम सफा सफा वायम कनी सिमाउनी सा पजेल के आगा उलमा आगा तुलबा
قسم په الله قرآن می مخې ته دی هغوی به دا دعاګانې کولي یا الله په دې ملک د هندوستان حمله راوله موږ به د هندوان فوج ملګري ګرځو د خپل فوج ملګرتیا نه کوو دومره ظلمونه شي دا قرآن می ته مخې ته کو که دروغ ورکې وام ما کې به ایمان अब आप खुद सोचिए कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ने के बारे में सोचा तो क्या होगा। पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों से हार जाएगी क्योंकि उसने अपने ही लोगों पर इतने जुल्म किए हैं, जुल्म के इंतहा किए हैं कि वो खुद चाहते हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को खत्म कर दे। खुद आह्वान कर रहे हैं कुरान हाथ में लगाकर कि अगर भारतीय सेना अटैक करती है तो भारतीय सेना के साथ काम करेंगे पाकिस्तान को हराने के लिए। अब तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जन्नत मांग रहा है। अब हम सबसे दिलचस्प हिस्से में आए हैं। पाकिस्तान के इस मंत्री को दावे के साथ मैं कहती हूं, आप समझिए, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझिए। मंत्री कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उन्हें जन्नत दे दें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्या कह रहे हैं जरा देखिए। सारी इस दुनिया पे हमारा ये एतमाद ईमान है कि भाई हमें तो एक दिन मरना है, मरने के बाद अगर जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी, इससे अच्छी और क्या बात होगी। और फिर मैं बिल्कुल वजीर दिफा के इस बयान की मन तायद करता हूं कि भाई ये जो हमने न्यूक्लियर एसिड बना रखे हैं ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्री हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल। वो कहा कि एक ना एक दिन तो मरना ही है, अगर ऐसे में नरेंद्र मोदी उन्हें जन्नत मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब पाकिस्तान वाले इसको लूप में सुन रहे होंगे समझने के लिए कि कह क्या रहा है। दरअसल ये बयान पाकिस्तान के मंत्रियों में भारत से संभावित युद्ध का डर है। वो जोश में बोलना चाहते थे, बोल ही देते हैं कि भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन अंदर खाने में ये डर भी होता है कि अगर युद्ध हो गया तो क्या होगा। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने भी जोश में कह दिया कि परमाणु बम पटाखे नहीं है, उनकी असली जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। लेकिन फिर बोले कि जब एक दिन मरना ही है तो क्यों ना नरेंद्र मोदी के हाथों मरा जाए। पाकिस्तान को इसलिए भी पैनिक होना चाहिए क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति हुई तो ये तय है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। ये दो इलाके तो सवाल ही नहीं उठता है। बलूचिस्तान की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि वो पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान को धमकी दी थी, कहा था कि 1500 आतंकी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब बलूचिस्तान की तरफ से जवाब आया है। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अख्तर मेंगल, उन्होंने पाकिस्तान की फौज को 71 याद दिलाया है। पाकिस्तान की फौज को 1971 में हुआ सरेंडर याद दिलाया है। पाकिस्तान की फौज की पूरी बेइज्जती कर दी। ये पूछा है कि जब 90,000 फौजियों की पतलूनें उतारी गई थी वो आने वाली पीढ़ियों को बताओगे कि नहीं। Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1,500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है
याद करते आ रहे हैं वैरायटी पार्क और अंधाड़ी को, सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जंग साहब आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया, ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। यानी ये तो तय है कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का साथ उसकी जनता ही नहीं देने वाली है। हमने हर इलाके की तस्वीर और लोगों की बात आपको सुना दी। पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध के लिए खोखले दावे कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान किसके दम पर उछल रहा है। अगर भारत और पाक के बीच कल को एक फुल फ्लेजेड वॉर भी हो जाए तो फिर पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा रहेगा? क्या मजहब के नाम पर पाकिस्तान किसी इस्लामिक देश को अपनी तरफ कर सकता है? देखिए, फिलहाल तो ऐसा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान से ज्यादा भारत की पूछ है मौजूदा स्थिति में। और हम आपको एक एक देश के बारे में दिखाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्लामिक देशों से बहुत अच्छे और घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जो पाकिस्तान की मदद कर सकता है, जिस पर नजर रखनी है। उस देश का नाम है टर्की, यानी कि तुर्की। ये दोनों देश पहले भी मजहब के नाम पर एक दूसरे का साथ दोस्ताना देखे, और खास तौर पर अगर आप तुर्कियों को इन दिनों देखिए तो वहां पर जो कट्टरवाद है वो फिर से अपना सिर उठा रहा है। ये तस्वीरें बता रही कि कल को अगर युद्ध हुआ तो फिर तुर्की पाकिस्तान की मदद कर सकता है। ये तुर्की का एक नेवल शिप है जो पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर पहुंचा है। अब पाकिस्तान तो दावा यही कर रहा है कि ये तुर्की की नेवी के साथ तालमेल है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास है। लेकिन ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है, ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। तुर्की का नेवल शिप कराची में आना सीधा सीधा ये संकेत है कि वो पाकिस्तान की तरफ है। और ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की पाकिस्तान को सीधे हथियारों की सप्लाई ऐसे वक्त पर कर रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान के पास हथियार खत्म है क्योंकि पाकिस्तान ने सारे हथियार बेचे यूक्रेन को, पैसा चाहिए था, इसीलिए पाकिस्तान के पास गोला बारूद की भारी कमी। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हथियारों की इस कमी को टर्की यानी तुर्की ही पूरा कर रहा है। अब देखिए, अगर आप पाकिस्तान और तुर्की के बीच दोस्ताना जो देखें तो उसका एक ही लिंक है, ये दोस्ताना मजहब वाला दोस्ताना है। जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ तुरंत ये खबर आई कि तुर्की से 6 प्लेन पाकिस्तान पहुंचे। ये दावा किया गया कि ये इन विमानों में हथियार हैं। फिर ऐसी खबर भी आई कि ये गलत खबर है, हमने भी आपको दिखाया था। लेकिन तुरंत फिर टर्की की तरफ से ये जो सफाई आई कि उसका एक प्लेन पाकिस्तान में उतरा था और वो रिफ्यूलिंग के लिए आया था। तब तो ये सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या तुर्की पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है मजहब के नाम पर, एक अलग तरीके से पाकिस्तान को फिर से आतंकवाद के लिए पैसा हाथ में दे रहा है। दोनों के बीच में सैन्य संबंध पहले से है, दोनों की सेनाएं आपस में प्रैक्टिस भी करती रही। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमारी फिर से मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। ये कार्यक्रम, ये अंदाज आपको कैसा लगा खबरों का जरूर बताइए blackandwhite@aajtak.com पर मेल करें। और आप मेरे बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं। और घमंडी अपनी जीत को सदा की जीत समझता है, पर विनम्रता की मेहनत उसे धूल में मिलाकर रख देती है। नमस्कार। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच।
in association with Sokodu, 1.5 lakh kilometers.